हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पर। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हम मेवाड़ के इतिहास की जानकारी ले रहे थे और बात कर रहे थे रावण रतन सिंह की। रावण रतन सिंह के बारे में हमने देखा था कि उनके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। कई कई कारण थे चित्तौड़ पर आकर मेवाड़ पर आक्रमण करने के। उसमें एक कारण अपन पढ़ रहे थे रानी पद्मिनी के बारे में। पद्मिनी के बारे में हमने अध्ययन किया। इतना हमने पढ़ लिया था कि रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी गिरफ्तार करके दिल्ली लेके जाता है और चित्तौड़ संदेशा पहुंचाता है, पद्मिनी मेरे पास आ जाए और मैं रतन सिंह को छोड़ दूंगा। इतनी बातें अपन कल पढ़ चुके थे। अब रानी पद्मिनी जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमानी थी। उसने क्या किया, उसने संदेशा दिल्ली पहुंचाया कि ठीक है, रानी पद्मिनी दिल्ली आने के लिए तैयार है और मैं आऊंगी, लेकिन मैं अकेली नहीं आऊंगी, दासियों के साथ आऊंगी। अलाउद्दीन खिलजी बोला ठीक है, दासियां साथ आ रही है, गाड़ी में क्या दिक्कत है। तो दासियों अलाउद्दीन खिलजी हाँ कर देते हैं। रानी पद्मिनी दिल्ली के लिए तैयार हो जाती है। रानी पद्मिनी पालकी में बैठती है और अपने साथ कुछ सिपाही लेकर सभी सिपाहियों को महिलाओं के वेश में पालकी पर बैठाया जाता है और दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाती है। जब रानी पद्मिनी दिल्ली पहुंच जाती है, पहुंचने के बाद वो अपनी आखिरी इच्छा बताती है कि मुझे रतन सिंह से एक बार मिलना है। अलाउद्दीन खिलजी बोलता है ठीक है, लास्ट टाइम मिलना है, मिलवा दो। रतन सिंह अब उसके कुछ 2-3-4 सैनिक अलाउद्दीन खिलजी के पद्मिनी के पास पद्मिनी को रतन सिंह के पास लेकर जाते हैं और रतन सिंह को ले जाकर मिलवाते हैं। जैसे ही रतन सिंह से पद्मिनी मिलती है, मिलते ही उसने क्या किया, पद्मिनी ने 2 या 4 सैनिक थे अलाउद्दीन खिलजी के, उनको काट दिया। काटने के बाद रतन सिंह को लेकर सीधा चित्तौड़ आ जाती है। अब रतन सिंह चित्तौड़गढ़ आ गए। रानी पद्मिनी के साथ उसके भाई, रानी पद्मिनी का भाई था गोरा और भतीजा था बादल, दोनों साथ थे। कहते हैं कि गोरा वहीं दिल्ली में युद्ध लड़ता हो वीर गति को प्राप्त हो गया था, लेकिन कुछ किताबें बोलती है हमें कि गोरा और बादल दोनों एक ही युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आ गया। उसने ठान ली कि अब मुझे चित्तौड़ पर अधिकार करना ही है। वो क्या करता है, दिल्ली से चलता है, लगभग 30,000 सैनिकों के साथ दिल्ली से वो चलता है और चित्तौड़ पर आकर चित्तौड़ दुर्ग को घेर लेता है। अब चित्तौड़ दुर्ग की इतनी ऊंचाई थी कि अलाउद्दीन खिलजी उसके अंदर नहीं घुस सकता था। उसने क्या किया, वहीं डेरा डाले रखा। रतन सिंह को जब पता लगी तो उसे लगा कि कोई युद्ध करने आया है, 10 दिन 5 दिन में यहाँ से कितने दिन रुकेगा, चला जाएगा। तो लेकिन 8 महीनों तक लगातार अलाउद्दीन खिलजी ने वहीं अपना डेरा डाले रखा और आखिर में जब रतन सिंह को लगा कि ये नहीं जाएंगे और चित्तौड़गढ़ किले के अंदर अन्न और जल की कमी आने लगी, तो अब उन्हें लगा कि अब युद्ध लड़ना पड़ेगा। लेकिन वो एक डर सता रहा था बार बार कि जैसे ही हम युद्ध लड़ेंगे और मारे जाएंगे, उसके बाद ये महिलाओं को और सभी बच्चों को यहाँ से उठाकर ले जाएंगे। इस कारण से वो युद्ध लड़ने से थोड़ा डर रहे थे। ये बात तो जब रानी पद्मिनी को पता लगी, रानी पद्मिनी को जब ये बात पता लगी कि ये रतन सिंह इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम लड़ाई करो, हम पहले जोहर करेंगे। अब जोहर का मतलब होता है अग्नि में समा जाना, अग्नि में समा जाना। और पहले युद्ध के टाइम होते थे शाखा। शाखा के बारे में हमने पढ़ा है पहले। शाखा होते क्या थे, शाखा में एक होता था जोहर और एक होता था केसरिया। जोहर का मतलब क्या होता था, जोहर करती थी महिलाएं और ये करते थे पुरुष। केसरिया कौन करता था, पुरुष। अब महिलाओं ने जोहर किया और वहां के सैनिक तैयार हो गए, चित्तौड़ के सैनिक अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करने के लिए, और उन्होंने युद्ध किया। और इनके पास लगभग 4 से 5 हजार की सेना थी और अलाउद्दीन खिलजी के पास 30,000 की सेना थी। तो इस युद्ध में लड़ते हुए रतन सिंह मारे जाते हैं। रतन सिंह मारे जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। रतन सिंह ने उस टाइम केसरिया किया था और रानी पद्मिनी ने जोहर कर लिया था। तो ये चित्तौड़ का पहला शाखा कहलाता है। तो चित्तौड़ का पहला शाखा कब हुआ, 1303 में। किस किस के साथ हुआ, पद्मिनी और रतन सिंह। पद्मिनी और रतन सिंह, पद्मिनी ने जोहर किया, रतन सिंह ने केसरिया किया। ये चित्तौड़ का पहला शाखा कहलाता है। अब मलिक मोहम्मद जायसी ने किताब लिखी पद्मावत, जो लिखी हुई है अवधी भाषा में। पद्मावत किताब किस भाषा में लिखी हुई है, अवधी भाषा में लिखी हुई है और इसके राइटर हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, जो इन्होंने लिखी थी 1540 ईस्वी में। इन्होंने बताया
इन्होंने ही अपनी किताब में पहली पुस्तक में बताया था कि ये चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने का मुख्य कारण रानी पद्मिनी था। लेकिन इस बात को राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण, जो सूर्यमल, ये देखो मिश्रण नहीं है, इनका सही नाम है मिश्रण, सभी किताबें छापते को मिश्रण, वो गलत है। सूर्यमल मिश्रण इस बात को नकारते हैं कि ये बात सरासर गलत है, चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बहुत से कारण थे। सूर्यमल मिश्रण राम सिंह के राज्य कवि थे या दरबारी कवि थे, ये बात इस बात को नकार देते हैं। ये थी रतन सिंह की कहानी। बात रतन सिंह के बारे में हो रह गई। रतन सिंह ने ये किला जीत लिया था 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी के बाद आप रतन सिंह वापस दिल्ली जा रहा था, लेकिन किसी को तो शासक बना के जाता चित्तौड़गढ़ का, तो इसने अपने बेटे को चित्तौड़गढ़ का शासक बनाया, जिसका नाम था खिज्र खां, जिसका नाम था खिज्र खां। खिज्र खां चित्तौड़ का राजा बना और उसने चित्तौड़गढ़ का नाम बदल कर दिया खिजराबाद। ये एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ सवाल है कि चित्तौड़ का किला या चित्तौड़ किले का दूसरा नाम क्या था, किसने रखा, तो रखा खिजरा खां ने, नाम क्या रखा, खिजराबाद। इतनी बातें हो गई। लगभग 9 से 10 साल के बाद, 9 से 10 साल इसने शासन करने के बाद इसने अपने पिताजी को कहा कि अब मैं चित्तौड़ नहीं रह सकता, मुझे जिंदगी रहना है। दिल्ली, आप दिल्ली में जाएगा, कोई ना कोई दिन शासक तो बनेगा चित्तौड़ का। चित्तौड़ का शासक किसको बनाया गया, वो था मालदेव सोनगरा। मालदेव की बड़ी बड़ी मूछें थी, इस कारण इसको मूछाड़ा खां मालदेव भी कहते थे। बड़ी बड़ी मूछों के कारण मालदेव सोनगरा को मूछाड़ा मालदेव भी कहते थे। ये बना चित्तौड़ का शासक। इतनी बातें थी रतन सिंह के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हमीर के बारे में। हाँ साथियों, अब हम बात करेंगे राणा हमीर की। मेवाड़ का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, मैंने आपको सारी बातें बता दी, गोविंद से लेकर अब तक हम पढ़ चुके हैं रतन सिंह के बारे में। अब हम बात करेंगे राणा हमीर की, जिनको विषम घाटी, पंचानन, मेवाड़ के उद्धारक आदि उपाधियां प्राप्त है। चलो अब हम बात करेंगे कर रहे हैं मेवाड़ के इतिहास की बात। मेवाड़ का इतिहास में हम आप पढ़ेंगे राणा हमीर के बारे में। हमीर का मैं बता दूं शासनकाल रहा है 1326 से लेके 1364 ईस्वी तक। हमीर के बारे में हम बात करें उससे पहले से थोड़ी सी बातें करेंगे। जैसे हम लगातार पढ़ते आ रहे थे गोहिल के बाद मैंने पढ़ाया तुम्हें बप्पा रावल, ऐसे ही मैंने पढ़ा रहा था। बप्पा रावल, अल्लड़ के बाद जयकर सिंह था, ये सब मैंने पढ़ाया। ऐसे ही वंश में एक शासक आते हैं जिनका नाम होता है रण सिंह। इनका नाम था रण सिंह, या इनका दूसरा नाम था तरण सिंह। रण सिंह के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा था छेम सिंह और छोटा बेटा था राहत सिंह। छोटा बेटा था राहत सिंह। ऐसे ही अब रण सिंह के टाइम में गोहिल वंश की शाखा दो भागों में शाखा बढ़ गई थी। एक था रावल और दूसरा था राणा। तो छेम सिंह ने रावल शाखा की शुरुआत करी और इधर राहत सिंह ने राणा शाखा की शुरुआत करी। अब मैं बताऊं, छेम सिंह के बेटे का नाम था समर सिंह और समर सिंह के बेटे का नाम था रतन सिंह, जो अभी हम पढ़ चुके हैं। रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था। रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था, और दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि राणा शाखा की शुरुआत किसने करी। तो हम दोनों ध्यान रखेंगे, राहत सिंह ने राणा शाखा की शुरुआत करी और रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम शासक थे। अब हम बात करेंगे राहत सिंह की। तो बड़ा बेटा छेम सिंह का, तो ये तो कहाँ रहेगा, ये तो चित्तौड़ में रहेगा, ठीक है, या पद्म ठिकाने पर रहेगा। और राहत सिंह को पहले छोटा ठिकाना दे दिया गया, फिर को दे दिया गया सिसोदा। कौन सा? सिसोदा ठिकाना राहत सिंह को दे दिया गया था, सिसोदा के सामंत कहलाए। इतनी बातें हम पढ़ाई करी है। अभी देखो सिसोदा से ही बने थे सिसोदिया, ये ध्यान रखें। सिसोदा ठिकाना मिलने के बाद ये क्या कहलाए थे, सिसोदिया। राहत सिंह के अब 2 बेटे थे। राहत सिंह की पीढ़ी लगातार चल रही थी, उनमें एक शासक आया या एक राजा आया जिसका नाम था लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह के 7 बेटे हुए। लक्ष्मण सिंह के 7 बेटे हुए। लक्ष्मण सिंह
के 7 बेटे थे, जिनमें का सबसे बड़ा बेटा था हरि सिंह और सबसे छोटा बेटा था अजय सिंह। ये लक्ष्मण सिंह इधर रावण सागर का शासक था रतन सिंह और लक्ष्मण सिंह थे सिसोदा के सामंत। अब हुआ क्या, जब अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध किया तो लक्ष्मण अपने भाइयों को बोलेगा कि सब आओ मेरी मदद करो। इधर से आए लक्ष्मण सिंह युद्ध करने आए, अपने 7 बेटे के साथ इधर युद्ध करने आए और युद्ध करते टाइम अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया और वो सारी वीरगति को प्राप्त हो गए। उनका एक बेटा बच गया था जिसका नाम था अजय सिंह। अभी इसी बीच हरि सिंह की मैं थोड़ी बात बता दूं। हरि सिंह एक बार अपने दोस्त के साथ जंगल में शिकार कर रहे थे, तो उस टाइम वहाँ एक गांव की लड़की जा रही थी और उनके दोस्त ने उन लड़की को कुछ गलत तरीके से बोल दिया था। तो लड़की ने क्या किया, उसके पास एक रस्सी थी, उसने रस्सी मारी और घोड़े को मारी, घोड़ा वहाँ गिर गया। लड़की की शक्ति देखकर, हिम्मत देखकर, लड़की की शक्ति या हिम्मत देखकर हरि सिंह को लगा कि लड़की हिम्मत वाली है, इससे मुझे शादी करनी चाहिए। हरि सिंह उस गाँव में जाते हैं, लड़की के बारे में जानकारी लेते हैं और उस लड़की से शादी कर लेते हैं। अब हरि सिंह तो शादी तो कर लेते, लेकिन उनको ऐसा लगा कि अब मैं मेरे घर लेके जाऊंगा, पिताजी को पता लगेगा तो वो बोलेंगे कि तू गांव की सिंपल लड़की से शादी कर ली। इस वजह से हरि सिंह ने क्या किया, उस लड़की को एक अलग गांव में रखा और उस हरि सिंह के उसी लड़की से पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था अमीर, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। हरि सिंह इधर इस पुत्र के बाद पुत्र जैसे हुआ युद्ध करने आ गया और क्या नाम है वीरगति को प्राप्त हो गया। जब अब ये लड़की किसको बताए कि मैं इसकी क्या नाम है लक्ष्मण सिंह की पुत्र हूँ, ये भी नहीं बता पाई और ये पिघल चली गई। तो काफी टाइम निकला। अजय सिंह को जब ये बात पता लगी कि मेरे भाई हरि सिंह की शादी कर रखी है और मेरे एक भतीजा है जिसका नाम है हमीर, तो वो इनके गाँव में जाता है और बोलता है कि भाभी साहब आप हमारे साथ रहो, यहाँ आप रहती हो, अच्छा नहीं लगता है। हरि सिंह उसको लेकर अजय सिंह अपने ठिकाने पर या सिसोदा ठिकाने पर लेकर हमीर को आ जाता है। अब हरि सिंह का पुत्र था हमीर और अजय सिंह का भतीजा था हमीर। अजय सिंह के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सज्जन सिंह। इसका क्या नाम था? सज्जन सिंह। ऐसे ही एक बार किसी ने पड़ोसी मुल्क ने सिसोदा पर आक्रमण कर दिया, तो अजय सिंह ने सज्जन सिंह को आदेश दिया, जाओ बेटा उनको भगाकर आओ। सज्जन सिंह जाता है, युद्ध करता है, लेकिन उनसे वापिस आ जाता है और बोलता है कि पिताजी मेरे से तो वो लोग नहीं गए। फिर अजय सिंह अमीर को कहता है कि अमीर तुम जाओ और वहां उनको भगा कर आओ। अमीर जाता है, युद्ध लड़ता है, उनको भगा देता है। अब अजय सिंह अमीर से खुश हो जाते हैं और उन्होंने अगला सामन अमीर को घोषित कर दिया। इसी बात से नाराज होकर अजय सिंह का पुत्र सज्जन सिंह नाराज हो जाता है, वहां से चला जाता है महाराष्ट्र चला जाता है। अब महाराष्ट्र चला गया, फिर काफी पीढ़ियां बीती और महाराष्ट्र में जन्म लेते हैं शिवाजी। इनके बारे में हम अभी आगे अध्ययन करेंगे। शिवाजी के वीरवंशी शासक अपने पढ़ाएंगे। वीरवंश की टोटल शाखाएं कितनी हैं? 24 शाखाएं हैं, जो नेपाल में भी है, महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान में भी है। तो शिवाजी भी एक वीरवंशी शासक थे। अब सज्जन सिंह की बात, अब इधर हम बात करें अमीर की। अमीर ने क्या किया? अब अमीर को पता लगा कि मैं चित्तौड़ का ऐसे वहां पर क्या बोलते हैं मुंशारा महादेव भी शासन कर रहा है, तो सबसे पहले तो वो क्या करते हैं, इधर आते हैं चित्तौड़ और मुंशारा महादेव को हराकर चित्तौड़ पर शासन करने, चित्तौड़ को जीत लेते हैं, चित्तौड़ पर शासन करते हैं। उसके बाद उन्होंने सिंगोली के युद्ध में बांसवाड़ा में युद्ध हुआ, सिंगोली का युद्ध, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक को हरा दिया था। ये थे उसके विजय अभियान जिसमें अमीर जीते थे। उसके बाद हम बात करेंगे अमीर की उपाधियों के बारे में। अमीर की उपाधियां क्या थी? इनको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता था। अमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता था। मेवाड़ का उद्धारक क्यों कहा जाता था ये हम समझो। देखो मेवाड़ ये हार चुके थे, मैन ठिकाना ये हार चुके थे, अमीर ने ही मेवाड़ को जीता, इस कारण से इनको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता था। अब इनको दूसरी उपाधि विषम घाटी पंचानन, जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मिलती है। विषम घाटी पंचानन जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मिलती है। विषम घाटी का मतलब है, विषम का मतलब क्या था? कठिन। घाटी का मतलब था युद्ध और पंचानन का मतलब क्या था? विषम का अर्थ था कठिन, घाटी का मतलब युद्ध और पंचानन का अर्थ है शेर, मतलब कठिन युद्ध में भी शेर की तरह लड़ने वाला अमीर, इसलिए उनको विषम घाटी पंचानन की उपाधि प्राप्त थी। जो किसमें मिलती थी?
जो बात इसमें लिखी हुई है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ये बात कहाँ लिखी हुई है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। ये था आमेर के बारे में। और बात करें आमेर के बारे में, आमेर को उपाधि और भी प्राप्ति है, बोला जाता था वीर राजा, जो कहाँ लिखी हुई है तीसरी उपाधि के पास है वीर राजा की, जो कहाँ है, जो लिखी हुई है कुंभा की रसिक प्रिया में। कुंभा की टीका है जिसका नाम है रसिक प्रिया, तो रसिक प्रिया में आमेर को वीर राजा भी बताया गया है। ये था राणा आमेर के बारे में। आमेर का शासनकाल 1326 से 1364। ऐसे ही जब भूरिमल शासक साहब रहते थे, एक शासक थे रण सिंह के दो पुत्र छेम सिंह और राम सिंह। छेम सिंह ने रावण वंश की शुरुआत करी, राम सिंह ने राणा वंश की शुरुआत करी। राम सिंह की शोभा के सामंत जो पुत्र हुए लक्ष्मण सिंह के फिर पुत्र हुए आर्य सिंह और अजीत सिंह। आर्य सिंह के पैदा होते हैं आमेर। ये थी आमेर की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट लाइक करें, शेयर करें, कमेंट